Welcome, children. Today we are going to start a new chapter of class 7 named Two Deer. This one is lesson number 13. Deer का मतलब क्या होता है? Deer का मतलब होता है प्यारा भी और deer का मतलब होता है costly यानी महंगा भी. Now let's start the chapter. Have you ever thought about the hardships faced by a prisoner? Have you ever thought? क्या आपने कभी सोचा है एक कैदी के द्वारा कौन सी कठिनाइयाँ फेस की जाती हैं? What do you think someone imprisoned for life cares for the most? आप क्या सोचते हैं? अगर किसी को कैदी बनाया गया है तो वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ के बारे में सोचता है? अगर किसी कैदी को जीवन भर के लिए कैद में रखा गया है तो वह कैदी सबसे ज़्यादा किस चीज़ के बारे में सोचता है? मोरल वैल्यूज़, गुड फूड और द फ्रीडम टू गो होम? वो नैतिकता के बारे में सोचता है या फिर अच्छे भोजन के बारे में सोचता है या फिर वह स्वतंत्रता चाहता है घर जाने की? The following story is a humorous account of the troubles of dealing with a criminal in the kingdom of Monaco. ये जो स्टोरी दी गई है, ये जो कहानी दी गई है, ये बहुत ही हंसी वाली, यू कैन से कॉमेडी है. और इसमें आपको दिखाया गया है कि कैसे मोनाको का जो साम्राज्य है वो कैसे एक क्रिमिनल यानी अपराधी से कैसे वो डील करता है. जो प्रॉब्लम आती है उसे, उस साम्राज्य को, उस अपराधी को रखने में, अपराधी बनाकर इम्प्रिजन करने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें कैसे डील कर वो लोग करते हैं, उसके बारे में ये कहानी उसी पे डिपेंड है. नाउ लेट्स स्टार्ट. Near the borders of France and Italy, on the shore of the Mediterranean Sea, lies a tiny little kingdom called Monaco. Near the borders of France and Italy, इटली और फ्रांस के सीमाओं के नज़दीक, on the shore of the Mediterranean Sea, भूमध्य सागर के किनारे, lies a tiny little kingdom called Monaco. मोनाको नाम का एक छोटा सा साम्राज्य वहाँ पे स्थित है. Many a small country town can boast more inhabitants than this kingdom. Many a small country town can boast more inhabitants than the kingdom. मतलब कुछ जो छोटे छोटे देश होते हैं उनके नगर में भी इस साम्राज्य से कहीं ज़्यादा निवासी होते हैं. For there are only about 7,000 of them in all. And if all the land in the kingdom were divided, there would not be an acre for each inhabitant. तो इसमें कहा जा रहा है कि for there are only about 7,000 of them in all. क्योंकि उस छोटे से साम्राज्य में केवल 7,000 लोग ही रहते थे. And if all the land in the kingdom, और उस साम्राज्य की सारी ज़मीन को were divided, अगर बांट दिए जाएंगे, there would not be an acre for each inhabitant. तो हर निवासी के हिस्से में 1 एकड़ से भी कम ज़मीन आएगी. But in this toy kingdom, there is a real kinglet, and he has a palace, and courtiers, and ministers, and a bishop, and generals, and an army. तो देखिए, बट इन दिस टॉय किंगडम इसलिए बोला गया है बिकॉज वो छोटा सा साम्राज्य है. इस छोटे से साम्राज्य में क्या है? देयर इज़ अ रियल किंगलेट राजा को बोला गया है. थोड़ा सा ह्यूमरस बनाने के लिए कॉमेडी के रूप में यूज़ किया गया है वर्ड कि इस छोटे से साम्राज्य में एक राजा भी है, एक सच्चा राजा भी है और उसका एक महल भी है. एंड कर्टियस दरबारी भी हैं, मंत्री भी हैं और पुजारी भी हैं और जनरल्स भी हैं और यहाँ तक कि एक आर्मी भी है. It is not a large army
only 60 men in all, but still it is an army. There were also taxes in this kingdom as elsewhere. तो यहाँ पे ये भी बताया गया इट इज़ नॉट अ लार्ज आर्मी, एक बहुत बड़ी आर्मी नहीं है, और उस आर्मी में ओनली 60 मैन, केवल 60 लोग हैं, बट स्टिल इट इज़ एन आर्मी, लेकिन फिर भी वो एक आर्मी है। एंड देयर वर ऑल्सो टैक्सेस, वहाँ पे कर भी हैं, टैक्स जिसे हम जानते हैं, चीज़ों पर टैक्स लगता है, तो वहाँ पे टैक्स का भी यूज़ होता है इन दिस किंगडम एज एल्सवेयर, और जगहों की तरह इस साम्राज्य में भी टैक्सेस लगे हुए हैं। Now, it happened a few years ago that a murder was committed in this toy king's domain. फिर ऐसा हुआ कि a few years ago, कुछ साल पहले, that a murder, एक खून किया गया, एक was committed in this toy king's domain. इस राजा के छोटे से शासित प्रदेश में एक मर्डर हुआ। द पीपल ऑफ दैट किंगडम आर पीसेबल एंड सच अ थिंग हैड नॉट हैपन्ड बिफोर। इस राज्य के रहने वाले, इस साम्राज्य के रहने वाले जो लोग थे, दे आर पीसेबल। पीसेबल मीन्स क्या होता है? वो अहिंसा जानते थे, वो हिंसा नहीं जानते थे, मतलब वो शांति प्रिय थे। एंड सच अ थिंग, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ, हैड नॉट हैपन्ड बिफोर, इस तरह का मर्डर जैसा ऐसा काम यहाँ पर पहले नहीं हुआ था। द जजेस assembled with much ceremony and tried the case in the most judicial manner. जजेस, द जजेस assembled, assembled means क्या होता है? इकट्ठा होना, gathered, इकट्ठा हुए, with much ceremony and tried the case in the most judicial manner. जजेस इकट्ठा हो गए और अदालती कार्रवाई के रूप में उन्होंने बहुत ही संजीदा, बहुत ही सीरियसली उन्होंने उस केस को देखा। देयर वर जजेस एंड प्रोसिक्यूटर्स एंड jurymen एंड बैरिस्टर्स। इस सारी प्रोसीजर में कौन कौन इन्वॉल्व थे, मतलब इस कानून के इस काम में कौन कौन से लोग थे? जजेस थे, प्रोसिक्यूटर्स मीन्स होते हैं अभियोजन पक्ष जो हैं, और मीन्स एडवोकेट वगैरह भी हैं, जूरी मैन मतलब जो न्याय से रिलेटेड लोग थे वे लोग भी हैं, एंड बैरिस्टर्स, लॉयर्स भी हैं। दे आर्ग्यूड एंड जज्ड, they argued and judged, and at last they condemned the criminal to have his head cut off as the law directs. तो उन्होंने क्या किया? दे आर्ग्यूड, उन्होंने तर्क वितर्क किया, एंड जज्ड, और फाइनली डिसीजन किया, एंड एट लास्ट दे कंडेम्ड, और फाइनली उन्होंने ये डिसीजन किया, कंडेम्ड मीन्स होता है वो डिसीजन दिया, द क्रिमिनल, उस अपराधी को, टू हैव हिज हेड कट ऑफ एज द लॉ डायरेक्ट्स, कि उस अपराधी का सिर कलम कर दिया जाए, मतलब उस अपराधी का सिर काट दिया जाए जैसा कि न्याय कहता है। सो फॉर सो गुड, चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ। नेक्स्ट दे सबमिटेड द सेंटेंस एंड they submitted the sentence to the king. The king read the sentence and confirmed it. If the fellow must be executed, execute him. तो फिर क्या हुआ? नेक्स्ट उन्होंने अगला काम क्या किया? दे सबमिटेड द सेंटेंस टू द किंग। इस डिसीज़न को उन लोगों ने राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। द किंग रीड द सेंटेंस एंड कन्फर्म्ड इट, राजा ने उस सेंटेंस को पढ़ा और उसे अग्री कर दिया, उस पर वे उन्होंने स्वीकार कर लिया इस सेंटेंस को, इस डिसीज़न को। और क्या कहते हैं वो? इफ़ द फेलो मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, अगर ये व्यक्ति दोषी है, अपराधी है, एग्जीक्यूट हिम, तो इसको पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर वॉज ओनली वन हिच इन द मैटर, एंड दैट वॉज दैट दे हैड निदर अ गिलोटिन फॉर कटिंग हेड्स ऑफ नॉर एन एग्जीक्यूशनर। अब देखिए आप प्रॉब्लम क्या है। देयर वॉज ओनली वन हिच, हिच मीन्स होता है अड़चन, प्रॉब्लम, इन द मैटर, इस मैटर में एक प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम क्या था? दैट वॉज दैट दे हैड निदर अ गिलोटिन, उनके पास
गिलोटिन नहीं था। फॉर कटिंग हेड्स ऑफ, सिर को काटने के लिए गिलोटिन नहीं था। गिलोटिन क्या होता है? गिलोटिन एक मशीन होती है जिस पर अपराधी को पैरों के बल बिठाया जाता है और उसके धड़ को यानी उसके गले को उस मशीन पे रखा जाता है और फिर जल्लाद उसके सिर को काटता है। तो वो जो मशीन होती है वो नहीं था उनके पास। नॉर एन एग्जीक्यूशनर, और जल्लाद भी नहीं था। द मिनिस्टर्स कंसिडर्ड the matter and decided to address an inquiry to the French government asking whether the French could not lend them a machine and an expert to cut off the criminal's head, and if so, would the French kindly inform them what the cost would be. अब क्या होता है? द मिनिस्टर कंसिडर्ड द मैटर, मिनिस्टर्स जो मंत्री थे उन्होंने इस मैटर पे विचार किया एंड डिसाइडेड, और ये निश्चय किया टू एड्रेस एन इंक्वायरी टू द फ्रेंच गवर्नमेंट, कि वो फ्रेंच गवर्नमेंट से पूछताछ करेगी। आस्किंग, ये पूछेगी, वेदर द फ्रेंच कुड नॉट लेंड देम अ मशीन एंड एन एक्सपर्ट टू कट ऑफ द क्रिमिनल्स हेड, कि अगर फ्रेंच गवर्नमेंट उन्हें मशीन और जल्लाद नहीं दे पाती है तो नहीं दे पाएगी तो, एंड इफ सो वुड द फ्रेंच काइंडली इन्फॉर्म देम व्हाट द कॉस्ट वुड बी, तो अगर नहीं दे पाएगी तो प्लीज़ वो उन्हें बताए कि वो उसका क्या दाम लेगी, मतलब ये दोनों चीज़ें देने का वो क्या दाम लेगी। द लेटर वॉज सेंट, वो पत्र भेज दिया गया। अ वीक लेटर द रिप्लाई केम, a machine and an expert could be supplied and the cost would be 16,000 francs. लेटर भेज दिया गया और एक हफ्ते बाद रिप्लाई आया, जवाब आया। क्या था जवाब में? अ मशीन, एक मशीन और एक एक्सपर्ट, कुड बी सप्लाइड, भेजा जा सकता है, एंड द कॉस्ट वुड बी, और उसका दाम होगा, मतलब इस पूरा इसका कीमत क्या होगी इसकी? 16,000 फ्रैंक्स। फ्रैंक्स वो फ्रांस के रुपए का है नाम। दिस वॉज लेड बिफोर द किंग, ही थॉट इट ओवर। 16,000 francs, the wretch is not worth the money, said he. Can't it be done somehow cheaper? Why 16,000 francs is more than 2 francs a head on the whole population. The people won't stand it and it may cause a riot. तब क्या होता है? 16,000 फ्रैंक्स फ्रांस ने मांगा। दिस वॉज लेड बिफोर द किंग, इस डिसीजन को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। ही थॉट इट ओवर, राजा ने इसके ऊपर विचार किया। 16,000 फ्रैंक्स, 16,000 फ्रैंक। द रेच इज़ नॉट वर्थ द मनी, ये अपराधी इतने ज़्यादा पैसे के लायक नहीं है। सेड ही, राजा ने कहा। कांट इट बी डन सम हाउ चीपर, क्या थोड़ा सा इससे सस्ते में काम नहीं चल सकता? वाई 16,000 फ्रैंक्स इज़ मोर दैन 2 फ्रैंक्स अ हेड ऑन द होल पॉपुलेशन। राजा ने कहा कि अगर हम 16,000 फ्रैंक्स लगाते हैं कीमत, तो फिर हर व्यक्ति के ऊपर 2 फ्रैंक का टैक्स लगाना पड़ जाएगा पूरी जनसंख्या पे। द पीपल वोंट स्टैंड इट, और लोग इसके लिए तैयार नहीं होंगे। एंड इट में कॉज अ रियॉट, और उससे क्या होगा? विद्रोह हो जाएगा। रियॉट मीन्स क्या होता है? विद्रोह। सो अ काउंसिल वॉज कॉल्ड टू कंसिडर व्हाट कुड बी डन। फिर क्या हुआ? एक काउंसिल बनाई गई, एक कमिटी बनाई गई और उनसे एक मीटिंग बनाई गई जिससे, और उसमें पूछा गया कि क्या किया जा सकता था। एंड इट वॉज डिसाइडेड टू सेंड अ सिमिलर इंक्वायरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इटली, और उसमें ये निश्चय किया गया कि ऐसा ही एक इंक्वायरी, ऐसा ही प्रश्न हम लोग राजा इटली के राजा से भी पूछते हैं। द इटालियन government wrote that they would have pleasure in supplying both a machine and an expert, and the whole cost would be 12,000 francs, including traveling expenses. तो इटालियन गवर्नमेंट ने उसका जवाब दिया कि दे वुड हैव प्लेजर, कि उन्हें खुशी होगी इन सप्लाइंग
बोथ अ मशीन एंड एन एक्सपर्ट, मशीन और एक्सपर्ट को भेजने में उन्हें बड़ी खुशी होगी। एंड द होल कॉस्ट वुड बी 12,000 फ्रैंक्स, और पूरा उसका खर्च आएगा 12,000 फ्रैंक्स, इंक्लूडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और उस खर्च में जो यात्रा का खर्च भी उसमें जुड़ा हुआ होगा। दिस वॉज चीपर, ये थोड़ा सा सस्ता था, बट स्टिल इट सीम्ड टू मच, इट वुड स्टिल मीन नियरली 2 फ्रैंक्स मोर पर हेड ऑन द टैक्सेस। तो ये थोड़ा सा सस्ता था लेकिन फिर भी ज़्यादा था। इट वुड स्टिल मीन नियरली 2 फ्रैंक्स मोर पर हेड ऑन द टैक्सेस, ये अभी भी एक व्यक्ति के ऊपर 2 फ्रैंक से ज़्यादा के कर के बराबर था या उससे भी ज़्यादा था। अनदर काउंसिल वॉज कॉल्ड, फिर से मीटिंग बुलाई गई। दे डिस्कस्ड एंड कंसिडर्ड हाउ इट कुड बी डन विथ लेस एक्सपेंस। दे डिस्कस, उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया। एंड कंसिडर्ड हाउ इट कुड बी डन विथ लेस एक्सपेंस, और आपस में फिर उन्होंने निश्चय किया कि कैसे इस खर्च को कम किया जा सकता है। Could not one of the soldiers perhaps he got to do it in a rough and homely fashion? The general was called and was asked. अब क्या होता है देखिए, Could not one of the soldiers perhaps be got to do it in a rough and homely fashion? अब ये भी पूछा जा रहा है, डिस्कस हो रहा है कि क्या कोई सैनिक, अपने ही आर्मी का कोई सैनिक इस काम को नहीं कर सकता, एक नॉर्मल कंडीशन में अच्छे तरीके से ये काम को नहीं कर सकता। द जनरल वॉज कॉल्ड एंड वॉज आस्ड, जनरल को बुलाया गया, आर्मी के जो जनरल थे, जो सेनापति थे, उनको बुलाया गया और उनसे पूछा गया, कांट यू फाइंड अस अ सोल्जर हुड कट द मैंस हेड ऑफ? In war, they don't mind killing people. In fact, that is what they are trained for. So the general talked it over with the soldiers to see whether one of them would not undertake the job, but none of the soldiers would do it. No, they said, we don't know how to do it. It is not a thing we have been taught. तो जनरल को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि क्या आप ऐसा सोल्जर, ऐसा सैनिक नहीं ढूंढ सकते जो उस व्यक्ति का सिर कलम कर सके? इन वॉर दे डोंट माइंड किलिंग पीपल, युद्ध में तो वो किसी भी व्यक्ति को मारने में हिचकिचाते नहीं हैं। इनफैक्ट मीन्स रियलिटी में दैट इज़ वॉट दे आर ट्रेंड फॉर, इसी चीज़ के लिए तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण किया जाता है उनका। सो द जनरल टॉक्ड इट ओवर विद द सोल्जर्स टू सी वेदर वन ऑफ देम वुड नॉट अंडरटेक द जॉब। तो फिर इस तरह से जनरल ने क्या किया, सोल्जर्स के संग बात की, ये कि कहीं वो लोग जो है इस चीज़ के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। बट नन ऑफ द सोल्जर्स वुड डू इट, लेकिन कोई भी सोल्जर, नॉट अ सिंगल सोल्जर इज़ गोइंग टू एग्री, वो एग्री नहीं कर रहे, उन्होंने कोई नहीं तैयार हुआ उस व्यक्ति का सिर कलम करने को। नो, दे सेड, वी डोंट नो हाउ टू डू इट, हमें नहीं पता कि ये काम कैसे किया जाता है। इट इज़ नॉट अ थिंग वी हैव बिन टॉट, ये वो चीज़ नहीं है जिसे हम लोगों को सिखाया गया है कि इसे कैसे करना है। ओके चिल्ड्रन, ये आपका फर्स्ट पार्ट था इस स्टोरी का। सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।